Good morning, class 11C. The numericals of laws of motion, question number 13, 5.13. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. देखिए, कल लाइव क्लास में मैंने वर्क, एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स लिए थे और आज जो है वो लॉज ऑफ मोशन के चल रहे हैं. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं मैन ऑफ 70 किलोग्राम. एक ये 7 मैंने ये मैन सपोज कर लिया, इसका मास 70 किलोग्राम है. स्टैंड्स ऑन ए विंग स्केल इन ए लिफ्ट. एक विंग स्केल में ये लिफ्ट में खड़ा हुआ है विच इज़ मूविंग अपवर्ड. क्वेश्चन में कह रखा है कि लिफ्ट ऊपर मूव कर रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. सेकेंड पार्ट में कह रखा है मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अब देखो बेटा, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नेट फोर्स की इक्वेशन क्या होगी. आर में से मैं एम जी को माइनस कर दूंगा और फोर्स इज इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म. और यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो होती है. तो यहाँ ए अगर ज़ीरो रख देंगे तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो और आर इज इक्वल टू एम जी. और एम जी की वैल्यू 17 जी है. अगर मैं यहाँ जी की वैल्यू 9.8 रख दूँ तो ये 686 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट में कह रहा है लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड. लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जिस डायरेक्शन में बॉडी लिफ्ट मूव करेगी उस डायरेक्शन के फोर्स में से ऑपोजिट डायरेक्शन के फोर्स को माइनस करेंगे. आपकी से डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, इसलिए नेट फोर्स आपकी से जो होगा वो डाउनवर्ड वाले फोर्स एम जी में से रिएक्शन आर को माइनस कर देंगे और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल रख लेंगे. तो यहाँ से अब मैं आर की वैल्यू निकालूँ तो आर इज इक्वल टू आ गया एम जी माइनस ए. एम की वैल्यू 17 है, जी की वैल्यू 9.8 और ए की वैल्यू 5. 9.8 माइनस 5 करेंगे तो 4.8 और 4.8 को जब 70 से मल्टीप्लाई किया तो 336 न्यूटन आ गया. फिर थर्ड पार्ट है लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ. जैसे सेकेंड पार्ट में डाउनवर्ड जा रहा था वैसे अब लिफ्ट सेम एक्सेलरेशन यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है. तो सबसे पहले फिगर से अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ग्राउंड लिफ्ट का रिएक्शन था उसमें से ऑपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स को माइनस करेंगे और नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर लेंगे. तो इससे आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी प्लस ए. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है. तो 70 इंटू 9.8 प्लस 5 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1036 न्यूटन आ जाएगा. अब इसमें फोर्थ पार्ट में कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी. देखिए, अगर फ्रीली अंडर ग्रेविटी लिफ्ट फॉल करेगी तो उस केस में क्या होगा. तो उस केस में लिफ्ट जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह काम गिरेगी, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो डाउनवर्ड होगा और जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा. तो जो हमारा केस 2 था डाउनवर्ड मोशन वाला वही हो जाएगा कि एम जी में से आर को माइनस करेंगे और इस इक्वल टू एम ए रख लेंगे. ए की वैल्यू जी हो जाएगी क्योंकि अब लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही होगी. जब लिफ्ट फ्रीली फॉल करती है तो उस पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है. इस केस में रिएक्शन आर की वैल्यू 0 आ गई, यानी बॉडी वेटलेसनेस फील करेगी. क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 600 न्यूटन पुल्स टू मासेस ऑफ 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस टेबल कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग. 20 और 10 किलोग्राम के दो मासेस एक लाइट स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं और एक 600 न्यूटन का फोर्स जो है 10 किलोग्राम मास पे लग रहा है. तो आपको टेंशन निकालना है. तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होगी. Does the answer depend on which mass and the pull is applied? तो पूछ रहे हैं कि क्या टेंशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है.
देखिए जब 600 न्यूटन के फोर्स से हम बॉडी को खींचेंगे तो दोनों बॉडी एक कंबाइंड सिस्टम की तरह मूव करेंगी। ऐसा नहीं है कि केवल 10 किलोग्राम मूव करेगा, दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो अगर मैं F इज इक्वल टू MA फॉर्मूले का यूज़ कर लूँ तो ये M1 प्लस M2A लेना पड़ेगा। F की वैल्यू 600 है और टोटल मास 20 प्लस 10 इंटू A, इससे A की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी दोनों बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेंगी। तो इसको मैं M1 कह रहा हूँ, इसको M2 कह रहा हूँ। नाउ फॉर 10 किलोग्राम मास, अगर मैं 10 किलोग्राम मास की बात करूँ तो उस केस में मैं 20 किलोग्राम को भूल जाऊँगा। 20 किलोग्राम को छोड़ दीजिए, इस पर 600 न्यूटन आगे लग रहा है और T पीछे की ओर, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 600 माइनस T हो जाएगा। और फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। m है 10 इंटू एक्सेलरेशन, तो 600 माइनस T इज इक्वल टू 10 इंटू 20। तो इससे टेंशन की वैल्यू आ गई 600 माइनस 200, यानी 400 न्यूटन टेंशन हो जाएगा उस केस में जब फोर्स मैंने 10 किलोग्राम मास की बॉडी पे अप्लाई किया है। लेकिन अगर यही फोर्स 20 किलोग्राम मास पे अप्लाई हो, 20 किलोग्राम मास पे अप्लाई हो, तो एक्सेलरेशन तो बच्चों वही रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मैं 20 किलोग्राम मास पे फोर्स लगा रहा हूँ, 600 न्यूटन का फोर्स, टेंशन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो आपकी से नेट फोर्स हो जाएगा 600 माइनस T इज इक्वल टू MA। M है 20 इंटू A, तो यहाँ से अगर T की वैल्यू निकालें तो 600 माइनस 20 इंटू 20 यानी 400, तो ये 200 न्यूटन आ गया। तो टेंशन की वैल्यू चेंज हो जा रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि टेंशन T जो है डिपेंड्स ऑन विच मास एंड इज पुल्ड, किस डायरेक्शन के मास को आप खींच रहे हो इस पे डिपेंड करेगा टेंशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7.16, इसमें एक पुली दिखा रखी है और इस पुली के एंड पे दो मासेस लटक रहे हैं। एक तरफ 8 किलोग्राम मास की बॉडी है और दूसरी तरफ 12 किलोग्राम मास की बॉडी है, ठीक है। जिधर 12 किलोग्राम मास की बॉडी लटक रही है उस पर 12G डाउनवर्ड लगेगा, जिधर 8 किलोग्राम मास की बॉडी लटक रही है उस पर 8 किलो mg फॉर्मूले से 8G वेट डाउनवर्ड लगेगा। आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन। मैंने सपोज कर लिया है कि स्ट्रिंग में टेंशन T है और अंडरस्टूड है कि ये हैवियर मास ही नीचे जाएगा। मैंने सपोज कर लिया है कि कंबाइंड सिस्टम A एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो सबसे पहले मैं 12 किलोग्राम फॉर 12 किलोग्राम मास, अगर मैं 12 किलोग्राम मास की इक्वेशन बनाऊं तो ये नीचे जाएगा, तो 12 में से T को माइनस करेंगे, यानी mg 12G हो गया माइनस T इज इक्वल टू MA 12 इंटू A। ये पहली इक्वेशन हो गई। नेट फोर्स को हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर लेते हैं। अब 8 किलोग्राम मास को ले रहे हैं फॉर 8 किलोग्राम मास। 8 किलोग्राम मास ऊपर जाएगा, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है टेंशन, उसमें से इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है 8G, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन ही होगा। अगर इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड कर लूँ तो माइनस T प्लस T से कट जाएगा, 12G माइनस 8G 4G हो गया इज इक्वल टू 20A। इससे A की वैल्यू सॉल्व करने पे 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, ठीक है। G की वैल्यू 9.8 पुट कर देंगे। अब A की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट करके हम T की पुट A इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी पुट करके आप टेंशन निकाल लीजिएगा। सॉल्व करने पे टेंशन की वैल्यू 94.08 न्यूटन आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, कह रहा है न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। ये मैंने एक न्यूक्लियस दिखा दिया, ये रेस्ट में है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट, अगर ये डिसइंटीग्रेट हो जाए इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, मैंने सपोज कर लिया है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई M1 M2 में ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अच्छा, तो डिसइंटीग्रेशन से पहले टोटल मास कितना होगा, जितना
डिसइंटीग्रेशन के बाद है, into smaller nuclei, the product mass must be emitted in opposite direction। कह रहे हैं ये दोनों masses opposite direction में move करेंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी डिसइंटीग्रेशन से पहले का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी मोमेंटम बिफोर डिसइंटीग्रेशन इक्वल होना चाहिए मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन, मोमेंटम आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। तो बिफोर डिसइंटीग्रेशन टोटल मास है m1 प्लस m2 और वेलोसिटी स्मॉल u मैंने सपोज कर ली है। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन मास m1 है और वेलोसिटी v1 m2 इंटू v2। m1 प्लस m2 डिसइंटीग्रेशन से पहले न्यूक्लियस रेस्ट में था, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी का रेशियो निकाल लूँगा। m1 v1 इज इक्वल टू आ गया माइनस m2 v2। तो यहाँ से v2 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो ये आ गया माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1। नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि v2 और v1 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि प्रोडक्ट मस्ट बी एमिटेड, प्रोडक्ट मस्ट बी एमिटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, must be emitted in opposite direction।